नमस्कार, मैं कमलनाथ झा। शिक्षा की बात हर शनिवार के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज फिर से शिक्षकों और अभिभावकों के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और 1 to 5 करते करते हम लोगों ने जब इंटर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की तो कुछ रेशोज़ तो हम लोग बैठ गए, मतलब एक टीचर इधर से गए, दूसरे जगह गए, दूसरे से तीसरे जगह गए। लेकिन उसमें भी करीब एक कुछ संख्या एक टीचर्स की, कुछ स्कूलों की है जहाँ पे हम लोग को अचानक पता चला कि वहाँ पे स्कूल बंद होने वाले हैं। तो हम लोगों ने उस जिला तो अलॉट कर दिया। हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ को स्कूल अलॉट कर दें और कुछ को जिला भी नहीं अलॉट करें, तो हम लोगों ने जिला अलॉट कर दिया। और हम लोग इस व्यवस्था में मैनेज करने में है कि कुछ टीचर्स वहाँ जब जाएंगे तब हम लोग उस टीचर्स को रिलीव कर देंगे। तो ये प्रक्रिया ऑनगोइंग है कि धीरे धीरे। और इसी में भी आपका जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने TRE 3 में जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका काउंसलिंग शुरू किया। उसके बाद DLED MAD वाला जो केस मुकदमे से जो अभ्यर्थी आए हैं 150 और 1,500 वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो ज्वाइन करेंगे तो ये सारे जो जहाँ पर एक संभावना थी कि टीचर्स मतलब स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहाँ पे पोस्टिंग करते हुए इनको रिलीव करेंगे। और मोस्टली ये जो 1 से 5 वाले टीचर हैं ये बहुत ही पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो ये जब आपको जिला ही अलॉट हो गया तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पठन पाठन इफेक्ट ना हो और टीचर्स पोस्टिंग के बाद आपको वहाँ से रिलीव कर देंगे, तभी हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। साथ ही साथ एक टीचर आपके यहाँ जाएगा और एक टीचर आप रिलीव हो जाएंगे। तो ये 7वां कैटेगरी हम लोगों ने ये किया है। और अब आप पूछेंगे कि 7वां पुरुष का क्या होगा। तो हम लोग ये वर्कआउट कर रहे हैं कि सबसे प्रथम जो लॉट होगा वो लॉट होगा जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं। जिन जिलों में वहाँ के पुरुषों को हम लोग जहाँ पे टीचर्स कम हैं उस ज़िले में शिफ्ट करेंगे। और आपको मैं जानकारी दे दूंगा कि जब 1 से 5 का आज हम लोगों ने PTR देखा, स्टूडेंट टीचर रेशो पूरे राज्य का, तो ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 13 बच्चों पर एक टीचर है और ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 44 बच्चों पर एक टीचर है। मैं ज़िलों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये इसको नॉर्मलाइज करना भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो हम लोग कोशिश में हैं कि जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं और जहाँ पर टीचर्स कम हैं, यदि पुरुषों ने वहाँ के लिए ऑप्ट किया है तो वहाँ पे हम लोग उनकी स्वेच्छा अनुसार वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पुरुषों का एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो महिलाओं का भी इशू रह जाएगा, जो मतलब बाकी पुरुषों का रह जाएगा, तो ये इस पर निर्भरता रहेगी कि कहाँ पे टीचर्स कम हैं और कहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, उसके आधार पर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो पुरुषों को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, पुरुषों पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बीच बीच में यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया अचानक पैनिक टीचरों में क्रिएट कर देते हैं कि लगता है अब ट्रांसफ़र रुक जाएगा। देखिए, हम लोग कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहते हैं और मेरी टीम है, मेरे ऑफिसर्स हैं, कंटिन्यूसली सबको एक काम दिया है। कुछ को पुरुषों का दिया है, कुछ को महिलाओं का दिया है, कुछ को 1 से 6 का जो इश्यूज़ हैं उसको सेटल करने का दिया है। तो ये पैनिक कभी नहीं होना चाहिए। और हम लोग का ऑफिशियल चैनल है, सरकारी चैनल है, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। और जब भी हम लोग प्रेस रिलीज़ करते हैं, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। होता है कि अचानक आप इंटरप्रेट उसको करते हैं। हम लोगों ने जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण दिया, ये एक ऑप्शन था, आप ऑप्शन मतलब चुनिए या नहीं चुनिए, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने लगा कि लगता है कि अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा ये बात। तो हमेशा देखिए, जब हम लोग प्रेस रिलीजेस देते हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, आप और इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। हमारा ऑफिशियल चैनल्स हैं जिस पर हम लोग अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो और टीचर्स को जानकारी हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई बात हम छुपा के नहीं रखना चाहते कि भाई हम छुपा के रखे हुए हैं और मतलब हम लोग अन्यथा बोलना नहीं चाहते। हमने आपको बता दिया कि
34 लोग हम लोगों से गलती हो गई, छूट गया थे। हम लोग जिसको खोज के निकाले थे, जिनको 1 से 6 कैटेगरी में जिनको जिला अलॉटेड है, स्कूल अलॉटेड नहीं है, कर रहे हैं। और जो लोग अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अचानक बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर अंतर जिला वाले को तो आपने पास कर दिया और बाहर वाले जिले को आपने छोड़ दिया। देखिए, टीचरों को समझना भी ये चाहिए। देखिए, सीनियरिटी जब टीचरों की लिखी जाती है तो जब आप किसी अन्य जिले में जाते हैं तो आपकी सीनियरिटी उस जिले के टीचरों के सीनियरिटी सबसे नीचे हो जाती है, ये भी समझना चाहिए। और प्राथमिकता हमेशा उस जिले के अंदर इनसाइडर टीचर की है और आपकी प्राथमिकता उसके बाद आती है, क्योंकि आप उस जिले के अंदर जा रहे हैं। तो अचानक ये भी पैनिक हो गया कि देखिए, उसको तो कर दिए, हमको छोड़ दिए, हमको टेकअप किए तो उसको छोड़ दिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला से चलते हैं और एक सिस्टम से चलते हैं। हम लोग कोई मतलब रैंडम नहीं करते हैं और निर्णय भी रैंडम नहीं होते। उसकी पॉलिसी होती है कि देखिए, हम लोगों ने विद इन डिस्ट्रिक्ट है इनको ऐसे ट्रीट किया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि उनकी प्राथमिकता नीचे है, सबसे नीचे है, उनको हम लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो कभी भी टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पक्षपात करते हैं या कोई रैंडम व्यवस्था करते हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट किसी एक कैटेगरी टीचर के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट हम लोग बी कैटेगरी टीचर से। और कोई हम लोग मतलब इसका गलत इंटरप्रिटेशन किसी टीचर या किसी सोशल मीडिया में जो हमारे टीचर्स ग्रुप बहुत सारे हैं उनको नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, विभाग से पूछ सकते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, डीईओ हैं। और हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है व्यवस्था में कि अगर आप अपने प्रेजेंट पोस्टिंग से शुभ हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट तो आप अपने स्थापना समिति, अपने ग्रीवांस पोर्टल में आप अप्लाई करिए। और ग्रीवांस पोर्टल डीईओ देखते हैं, आरडीडी देखते हैं और हम भी देखते हैं और मॉनिटरिंग उसकी होती है। और जिला स्थापना जो समिति है, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, वो अगर आपको कोई विशेष समस्या हो, मतलब बहुत ही विशेष समस्या हो, एनमास तो नहीं ले सकते अचानक फिर से 10-20 हज़ार का शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई विशेष समस्या है, आपकी सुनवाई करेगी और आपके समस्या का समाधान करेगी। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ और हर फोरम पे यही कहता हूँ कि टीचर्स की सुविधा तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों की असुविधा हम लोग मतलब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे स्कूल बंद हो जाएं, पढ़ाई पाठन अफेक्टेड हो जाए, या फिर मैथ्स टीचर चले जाते हैं तो मैथ्स टीचर अब नहीं है तो क्या करेंगे, साइंस टीचर अचानक ट्रांसफ़र हो गए तो क्या करेंगे। तो वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है, शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी, कि शिक्षा विभाग की सबसे प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। ये बिल्कुल टीचर लोग भी अपने दिमाग में बैठा लें और हम भी अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे टीचर्स का कंफर्ट और अपने टीचर्स की सुविधा। ये ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता है कि हम अचानक टीचरों को रिलीव कर दें और स्कूल बंद कर दें। नो, ये हम लोग नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था, सरकार 22% बजट इसलिए देती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, और इसीलिए सरकार ने बहाल किया है विभिन्न स्कूलों के लिए टीचर्स की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। हाँ, आप लोगों को कठिनाई हुई है, बहुत सारे पोस्टिंग रैंडम पूर्व के सालों में हुए हैं। हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं और इसमें पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए टीचरों का। अगर किसी का कोई इशू है तो उसकी सुनवाई होगी और उसका रिजॉल्व होगा, लेकिन अचानक पैनिक नहीं होना चाहिए कि अचानक कोई अब नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये थोड़ा पैनिक टीचरों में नहीं होना चाहिए। आपको अपने पठन पाठन में ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आपकी एक एक बात की सुनवाई होगी। और जहाँ तक यथासंभव, मैं बात बोलता हूँ, यथासंभव हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय में पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम मुस्कान के माध्यम से ही, सवाल के माध्यम से ही आपने बहुत विस्तार से बताया है और मुझे लगता है कि बाकी शिक्षकों के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। सर, दूसरा प्रश्न है, प्रिंस तिवारी हैं, वैशाली जिला के पातेपुर ब्लॉक के, ये संस्कृत के अध्यापक हैं।
इनका कहना है कि संस्कृत में मैं बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, पर उन्हें लगता है कि संस्कृत से उनका कुछ नहीं होगा, जबकि संस्कृत के पाठ्यक्रम में वेद मंत्र, वैदिक साहित्य और वेदांत हैं। ज्ञान, संस्कृत, दर्शन और वैज्ञानिक चेतना वाली भाषा संस्कृत से बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, आपको जानकारी होगा, हम लोगों ने संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष की भी नियुक्ति हाल ही में की है, और हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। कल की बैठक में मैं बात भी कर रहा था कि कैसे संस्कृत शिक्षा को और सुधार किया जाए, और यह सबसे पुरानी हमारी भाषा है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी इसी भाषा में लिखे गए हैं, और हमारे वेद और पुराण जो भी कही गई है, और बहुत सारी भाषाओं की ये मतलब ये बेस भाषा है, मतलब इस पर बहुत सारी भाषाएं हैं इस देश की, इसके ऊपर बनाई गई है। इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट भाषा है, और हम लोग के दिल के करीब है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक तो जैसे बहुत सारे वेद मंत्र और ये सब में तो है ही है, लेकिन बहुत सारी सरकारी नौकरियों में भी आजकल संस्कृत एक बहुत इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी में है आपकी संस्कृत भाषा है, आर्मी में बहुत सारे नौकरियां हैं, साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये संस्कृत भाषा में नौकरियां हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। ये इतनी मैथमेटिकल है कि ये कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है, इसलिए बहुत सारे मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुछ लोग नासा में भी संस्कृत पे पेपर लिखे हैं, मैं जस्ट पढ़ रहा था। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, और ये हम लोग के दिल के करीब, और ये बहुत ही आदर से हम लोग को इसको पढ़ना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए। शुक्रिया सर। एक हैं पुनीता कुमारी, राजकीय मध्य विद्यालय कोटवा गोपालगंज की हैं। इनका कहना है कि सर्वप्रथम आपके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों हेतु आपको साधुवाद दे रही हैं सर। महोदय, आपके द्वारा अभिभावक गोष्ठी को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया है जो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय है। महोदय, क्या उक्त कैलेंडर को सभी विद्यालयों के सूचना पट पर लगाया जा सकता है, जिससे कि अभिभावकों को पूर्व से ही गोष्ठी के संबंध में सूचना मिल सके? यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये अच्छा सुझाव है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी नोटिस बोर्ड है उसमें अगला अभिभावक गोष्ठी का डेट अंकित रहे, ताकि अभिभावकों को पता चल जाए कि ये गोष्ठी का अगला तिथि है, और सभी लोग अभिभावक और कोशिश भी करेंगे, देखते हैं, ट्रायल लेते हैं कि सभी को एसएमएस, क्योंकि कुछ अभिभावकों के फ़ोन नंबर भी हैं, कोशिश करते हैं कि एसएमएस से भी खबर कर दें कि अगला अभिभावक, अभी बच्चे का अगला अभिभावक गोष्ठी फलाना है, आप भाग लें, ये भी कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा सुझाव है कि अभिभावक गोष्ठी की सूचना अच्छी तरह दी जाए। बहुत उपयोगी है सर। एक शिक्षक ने पूछा है कि आदरणीय एसीएस महोदय, वोटर सत्यापन के कार्य में विद्यालय के 80-90% शिक्षक लग गए हैं। ऐसे में जो विद्यालय में रह गए हैं उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। कई विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक है। ऐसे में विद्यालय का संचालन कैसे करेंगे, इस पर कोई दिशा? देखिए, इलेक्शन का कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से गवर्नड है, इसलिए उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने सभी डीओस को कहा है कि वो मॉनिटर करें हर स्कूल्स को, जहाँ पे भी टीचर्स अपने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य में व्यस्त हैं, तो अन्य अगल बगल के स्कूलों में से टीचर्स को लगा के डिप्यूट करके संचालन करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो, क्योंकि आगे फिर इलेक्शन भी है, उसमें भी हो सकता है ये सब कार्य प्रभावित होगा। और साथ ही साथ आरडीडी को भी कहा गया है कि आप मॉनिटर करिए कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे टीचर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में चले जाएं और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो। अगल बगल पंचायत में, उसी पंचायत के टीचरों को डिप्यूट करके उसको काम शुरू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो। शुक्रिया सर। एक सतीश कुमार हैं, ग्राम पिपरा धुकरहा, रामनगर, पश्चिम चंपारण के। ये निवासी हैं सर। इनका कहना है कि इनके 2 बच्चे हैं पिपरा धुकरहा रामनगर में।
ये पढ़ते हैं, महाशय आजकल अत्यधिक गर्मी के सीज़न में भी किसी कक्ष में पंखा नहीं लगवाया गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। अतः महाशय से निवेदन है कि विद्यालय में पंखा देखिए, हम लोगों ने सभी हेडमास्टर्स को 50,000 रुपये दिया था। लास्ट ईयर भी दिया और इस साल भी दिया। ये इसीलिए दिया था कि पंखा लगाइए और तार खींच के पंखा लगाइए, स्विच लगाइए। ये बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन है, क्योंकि ये मुख्यालय से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने सभी को पैसे दे दिया कि भाई आप पंखा लगाइए, और अब ये भी कहा कि गर्मी सीज़न के शुरुआत में ही आप लगाइए। अब ये क्यों ये लापरवाही हेडमास्टर साहब ने की है, इसकी मैं जांच करवाता हूँ, क्योंकि मैंने सुनिश्चित किया था कि आप गर्मी शुरू होने से पहले सारे कमरों में पंखा कितना दाम होगा, 5,000 से ज़्यादा का क्या होगा, तार वार लगाना है, स्विच लगाना है। अब 50,000 मैंने दिए हैं सारे स्कूल को, 2 बार दे चुका हूँ मैं। तो ये मैं चेक करता हूँ कि हेडमास्टर ने क्यों नहीं किया, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब मैं बाकी अभिभावक को कह रहा हूँ कि ये हेडमास्टर को पैसा दिया गया है पंखा लगाने के लिए, स्विच तार सबके लिए। थैंक यू सर। ये एक मनीष कुमार हैं, वर्तमान में अररिया जिले के नरपतगंज ब्लॉक के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिर्दौल में पीजीटी केमिस्ट्री के शिक्षक हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी पल्लाक्कड़ केरला से की है। उसके पश्चात पीडब्ल्यू कैरियर पॉइंट जैसे बड़े कोचिंग संस्थानों में केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में 1 लाख रुपए से अधिक की महीने की सैलरी छोड़कर सरकारी विद्यालय में शिक्षण प्रारंभ किया, ताकि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे बच्चों के जेई नीट जैसे परीक्षा को पास करने में बाधा न आए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पीजीटी शिक्षक ही नहीं हैं, जिसके चलते टीम वर्क हो नहीं पा रहा है, साथ ही अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या मुझे बीएसईबी फ्री कोचिंग ज्वाइन करने का आदेश और स्वीकृति विभाग से मिल सकता है? देखिए, हम लोगों ने आपको याद होगा हाल ही में हमने चिट्ठी लिखा है कि जहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर्स नहीं हैं, आप डेपुटेशन से उसको काम चलाइए। अगल बगल पंचायत के जो स्कूल्स हैं उसी में आप डेपुटेशन से काम चलाएं। और हमारी बात भी हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ कि कुछ फैकल्टी या कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब मैथ्स और साइंस पढ़ा सकें, तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम है जो हम लोग कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये जो टीचर्स की कमी है ये पूरी हो जाए, और अगला जो रिक्रूटमेंट है उसमें हम विशेषकर ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जहाँ तक ये कंपटीशन की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी देश के प्रमुख कोचिंग संस्थाएं हैं जो जेई नीट और ये सब का कोचिंग देते हैं, उनसे हम लोग एमओयू कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का फिज़िक्स वाला पीडब्ल्यू के साथ हम लोगों ने एमओयू करने का निर्णय लिया। उनका ऑफ़र आया था तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अब फिज़िक्स वाला जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे हैं, लड़कियां हैं, उनको कोचिंग कराएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए जो टीवी मॉनिटर है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोगों ने सैंक्शन भी कर दिया है। तो धीरे धीरे हम लोग जब बाकी जितने भी अन्य कोचिंग संस्थाएं हैं उनके साथ भी धीरे धीरे हम लोग विभिन्न विद्यालय और विभिन्न आवासीय विद्यालय इनके साथ हम लोग अब टाई अप करेंगे। तो कंपटीशन तो राज्य सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, और ये अच्छी बात है। इस प्रकार के जो टीचर हैं, मैं तो हैरान था कि आईआईटी कोझिकोड से हैं ना, पलक्कड़ से हैं। तो हम लोग इनको रिसोर्स पर्सन इस व्यवस्था के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप आकर जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो कोचिंग कराई जा रही है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ही डर है कि अगर मैं उनको भी निकाल दूंगा, जो अभी बाकी टीचर की कमी है, तो इनकी भी कमी हो जाएगी वहाँ पे। तो कुछ व्यवस्था करते हैं। आई विल ट्राई कि वहाँ टीचर किसी अन्य स्कूलों से रिपोर्ट करें, और इनको हम ज़रूर रिसोर्स पर्सन के रूप में यूज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मुझे निश्चित है कि केजीबीवी की लड़कियाँ बहुत खुश हों। हाँ, हम चाहते हैं कि वो बहुत सबसे गरीब परिवार की आती हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हॉस्टल में रहती हैं, तो कम से कम एक कोचिंग का जो एक्सपोजर है या ट्रेनिंग है, कम से कम वो मिल सकेगा हमको। शुक्रिया सर। एक नताशा है, विशिष्ट शिक्षिका हैं। इनका
इनका प्रश्न है कि ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने के दिन अगर कोई बीमार है या किसी इमरजेंसी में बाहर फंस गया है तो क्या विशेषावकाश या आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर सकता है? देखिए, अवकाश के बारे में डिटेल गाइडलाइन है, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति में तो अवकाश तो मिल ही जाना चाहिए। हमको नहीं लगता कोई अवकाश मिलने में कोई प्रॉब्लम है। ये प्रश्न है गोपाल कुमार बेलसन सीतामढ़ी के हैं। सर, इनका कहना है कि आपके नेतृत्व का मैं प्रशंसक हूं और महोदय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस सत्र से त्रैमासिक परीक्षा होनी है। पूर्व में यह मासिक था। निर्धारित सिलेबस जिसे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उक्त में हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। कृपया आधिकारिक सिलेबस माहवार उपलब्ध कराया जाए। ये हम लोग परीक्षा जब त्रैमासिक होगी तो उस पर्टिकुलर सिलेबस को हम लोग वो भी डिक्लेयर करेंगे कि इस सिलेबस से त्रैमासिक होगी। तो ये CRT आपको कम्युनिकेट करेगा कि इस सिलेबस से आपकी परीक्षा होगी। ऐसा नहीं हो कि डेट निर्धारित है लेकिन सिलेबस निर्धारित है। ये स्पेसिफिक हम लोग निर्धारित करें। बहुत यूजफुल है सर। एक शिक्षक पूछ रहे हैं कि विभाग से लेकर विद्यालय तक सूचनाओं का सही तरीके से प्रसार नहीं होने पाने के कारण कई बार विद्यालय स्तर पर कार्य बाधित होता है। सर, क्या विभाग कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे सूचना एक जैसा सभी विद्यालय तक पहुंचे और सही काम हो सके? देखिए, हम लोगों ने सभी विद्यालयों में टैबलेट भेजा है और बहुत सारे विद्यालयों में पहुंच भी गया है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में और भी पहुंच जाएगा। देखिए, ये बहुत विशेष प्रकार का टैबलेट है। ये नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे हल्का सा भिन्न है। वो इसलिए भिन्न है कि इसमें वही सॉफ्टवेयर लोड हो सकता है जो मुख्यालय से आपको निर्देशित होगा, अन्यथा वो सॉफ्टवेयर अपने डिलीट हो जाएगा। पहले तो ये है। दूसरा है, ये हमारे सेंट्रल सर्वर से लिंक्ड है। जो टैबलेट है ये बिल्कुल हमारे सेंट्रल जो मैसेजिंग सिस्टम है उससे लिंक्ड है, और मुख्यालय से जैसे ही हम इसमें पत्र डालेंगे वो आपके टैबलेट में नजर आ जाएगा। या मुख्यालय से हम कोई भी सूचना देंगे तो हर स्कूल में अपने आप पहुंच जाएगा। ये DO से, फिर DO से BO, BO से टीचर, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल मतलब वो बंद कर दिए। हम अगर कहेंगे कि ये टीचर का पत्र है और अभी तुरंत जाना है तो सारे स्कूल के टैबलेट में पहुंच जाएगा। तो अब वो व्यवस्था हो गई है कि हम लोग बिल्कुल मैसेजिंग सिस्टम जो है बिल्कुल कनेक्टेड हो गई है। मतलब हम लोग यहाँ से भेजेंगे और वो वहाँ के टैबलेट में आ जाएगा। और साथ ही साथ उल्टा भी है, हम लोग अगर टैबलेट से कोई सूचना निकालना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली पुल व्यवस्था भी है कि हम उस टैबलेट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, वो टैबलेट है और बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है। ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तरह की, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है और ये लिंक करता है हमारे मुख्यालय के सेंट्रल सर्वर को, DO को, BO को और टीचर को। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये इंटरवेंशन है। मुझे लगता है सर कि इसके बाद का सवाल के जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है। सवाल है कि हम लोगों को विभाग के द्वारा टैबलेट फ़ोन दिया गया है। सर, बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हुए और आपको धन्यवाद दिए। सर, अब इस टैबलेट का करना क्या है? नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं था। नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है बिल्कुल। मैंने एक फ़ोटो देखा था जिसमें बच्चों ने मुझे ही धन्यवाद दे दिया। तो मैं पूछा भी कि भाई ये तो बच्चों के पास जाना नहीं था, ये बच्चे इसको लेके क्या कर रहे हैं? देखिए, जो टैबलेट है वो पहले एक तो हेडमास्टर के पास रहेगा, फिर दूसरा टैबलेट जो है वो दूसरा टैबलेट प्रभारी है, तो तीसरा टैबलेट प्रभारी है। जहाँ 2 हैं वहाँ 2 ही हैं, और 3 लोग या 2 लोग जो भी है इसको ऑपरेट करेंगे। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम है शिक्षा विभाग का मुख्यालय और स्कूल का बीच का। स्कूल की गतिविधियाँ वो टैबलेट में दर्ज करेंगे। मुख्यालय कोई सूचना देना चाहेगा दे सकता है, और मुख्यालय अगर किसी स्कूल की गतिविधियां देखना चाहेगा वो इस टैबलेट के माध्यम से देख सकेगा। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये बच्चों के लिए नहीं गया है, बच्चों के लिए अलग से है। बच्चों के लिए अलग से स्मार्ट क्लास बन रहा है, सैंक्शन हो रहा है। बच्चों के लिए अलग से ICT लैब है। मैं चाहता हूं कि वो लोग उसमें ज़्यादा ध्यान दें, ये टैबलेट लेकर नहीं घूमें। और टैबलेट हमारे जो शिक्षकगण हैं वो कम्युनिकेशन के रूप में इसको यूज़ करें। और क्या पढ़ाना है, क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है,
क्या क्वेश्चन पेपर है वो भी इसी में आना है, प्रश्न पत्र जो है वो भी इसी में आना है, और क्या कोर्स आप पढ़ाए हैं ये भी इसी में आना है, कितने बच्चे उपस्थित हैं ये भी आना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है। ये इसको मतलब ये होलिस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम है विद्यालयों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।